हम्म। और गुड्डू क्या बात है, पूरा मजा ले रहे हो धूप का। यस सर। बाकी लोगों को लालच आ रहा है तुम्हारे यहाँ, है ना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। सर्दी में तो गुड्डू का हमारे यहाँ तो पानी गिर रहा है सर, बहुत तेज। अच्छा उधर, हाँ ये मौसम तो शायद बारिश का ही होता है थोड़ा बहुत। सर गुड्डू को मैंने सुबह बर्फ का दर्शन कराया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ये थे अल्ताफ भैया सर। कोई बात नहीं, सबको मिलेगा भारत भ्रमण करने को। उधर छत्तीसगढ़ की तरफ शिवरात्रि पर बारिश होती भी है। महाशिवरात्रि शायद आने वाली है, तो उसी समय। चलिए सब लोग आ गए हैं, ठीक है। देखिए अभी जो आपको मैं बताऊं कि हम लोग यूपीएससी वालों के लिए मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी, ठीक है, ये 2 महीने काफी इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी वालों के लिए। जनवरी और फरवरी के 2 महीने जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बता सकते हो ऐसा क्या रीजन है? कुछ कुछ बातें हैं जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये 2 मंथ क्यों सबसे ज्यादा हैं इंपॉर्टेंट? सर इसमें बजट प्रस्तुत होता है। हाँ पहली चीज, नहीं पहली चीज जो है, हाँ देखो, एक तो इसी समय सही कह रहे हैं। पहली 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 बात शुरू होती है यहाँ पे, इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे है ना, पहला चीज। इकोनॉमिक सर्वे जनवरी में ही आता है, बजट से पहले। और दूसरा है बजट भी आता है इसी समय, है ना। बजट भी आता है इसी समय। और उसके बाद इसी मंथ में, मंथ ऑफ जनवरी या फरवरी में, आपका एक और डॉक्यूमेंट्स आता है ऑफिशियल। उसका नाम होता है इंडिया ईयरबुक, है ना, इंडिया ईयरबुक। ये भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इंडिया ईयरबुक। ये भी मुझे लगता है कि 20 फरवरी तक आ जाएगा इंडिया ईयरबुक। तो ये 3 काम होते हैं जस्ट मंथ ऑफ जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग में। इकोनॉमिक सर्वे का आना, बजट का आना और इंडिया ईयरबुक का आना, ठीक है। और आपके लिए यूपीएससी का नोटिफिकेशन भी इसी समय आता है ना। यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो भी इसी समय आता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट होता है टाइम सब लोगों के लिए। और आप मान लीजिए कि जनवरी में तो पढ़ाई बहुत कम होती है, बट फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने हैं जो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। यूपीएससी की सारी, मतलब जितना भी प्रीलिम्स के लिए हो सकता है, आप ये मान लीजिए कि सिर्फ 90 डेज है आपके पास। 90 डेज यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल लास्ट। क्योंकि अप्रैल में क्या है, गर्मी उतनी नहीं पड़ती कि आपको दिक्कत हो, मतलब पड़ती है बट ऐसा नहीं है कि आप परेशानी हो, है ना। मतलब 15 अप्रैल के बाद ही एसी ऑन करनी पड़ती है। तो अप्रैल तक तो ठीक रहता है। तो 90 डेज में पूरा सिलेबस जितना हो सके कवर कर लीजिए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड इंडिया ईयरबुक, आप इनके बिना पास कर सकते हो। बट अगर आप इनको गो थ्रू करते हो, इनको पढ़ते हो, तो आप रैंक में बहुत फर्क आ जाता है, ठीक है। आपका जो रैंक है ये मान लीजिए कि 650 के जस्ट आ सकता है 20 में, अंडर 20। तो आप समझ सकते हैं। तो इसका फायदा ये है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे सीनियर भी हैं और मेरे साथ के भी थे, स्टूडेंट भी थे, जिनको मैंने देखा है कि इनकी कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी वो सेलेक्ट हैं। ऐसा नहीं है सिलेक्ट नहीं है, बट ये जब आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट करते हो तो आप एक अलग ही एटीट्यूड होता है आपके इंटरव्यू में, आपका मेंस में और प्रीलिम्स में, तो फिर होता ही होता है। सबसे ज्यादा इनका आपको प्रॉफिट होता है इंटरव्यू में जाके। क्योंकि जब मैं आपको रियली बताऊं, जब आप लोग इंटरव्यू में पहुंचोगे तो आपके माइंड से 90% निगेटिव थॉट, 90% गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। बहुत कुछ दूर हो जाएगा आपका, मतलब बहुत चीजें आपसे अलग हो जाएंगी।
मतलब किस आपका दायरा बहुत छोटा हो जाएगा चीजों को फोकस करने के लिए। जब इंटरव्यू तक पहुंचोगे आप, तो आपके पास एक ही चीज स्ट्रांग होगा, वो होगा अगर आप गवर्नमेंट डेटा के बहुत करीब हैं, अब गवर्नमेंट को बहुत करीब से देख रहे हैं, तो वही आपको सपोर्ट करेगा वहां पे। आपको मॉरली सपोर्ट करेगा, आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा, हर तरह से सपोर्ट करेगा यही डेटा आपको। तो इसीलिए इस पे भी काम करना है, ये चीज ध्यान रखना है। तो आज की हम बात करते हैं, बस मेरा काम ये है किसी चीजों को अगर बहुत बड़े में है तो छोटे में बता देना, अगर छोटी चीजें हैं तो उसको कई चीजों से कनेक्ट करके बड़ा करके बता देना, बस इतना ही रोल है हमारा यहाँ पे। और आज का जो पेपर देखते हैं हम सबसे पहले, तो फिर हम बात कर लेंगे जो हमारी प्लानिंग चल रही थी उस पे। तो आज का जो पेपर है, हर जगह न्यूज एक ही है ना, पुलिस इश्यू नोटिस टू 40 फार्मर लीडर। तो ये सारी न्यूज है, ये पहली जो न्यूज है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं जो लॉ एंड ऑर्डर से आपको कनेक्ट करेंगी, लॉ एंड ऑर्डर से कनेक्ट करेंगी, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके यूपीएससी के मेंस के पेपर से बनेंगे, सेकंड पेपर एंड फोर्थ पेपर, सेकंड पेपर से बनेंगे और फोर्थ पेपर से बनेंगे, ठीक है, सीधी सीधी बनेंगे इसमें। और एक आप क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए, एक आप लोग मेंस का क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन लिखिए एक, कि डिस्कस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वेश्चन लिखिए मेंस का, डिस्कस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी in the crowd movement, in the crowd movement. Discuss your responsibility in a crowd movement as a public servant, as a public servant. है ना, एक हिंदी में लिख लीजिए इसको, एक बड़े आंदोलन के समय एक प्रशासक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां बताएं। एक बड़े आंदोलन के समय, एक बड़े आंदोलन के समय प्रशासक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां बताएं। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन यहाँ पे, डिस्कस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्कस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए citizen of India, discuss your responsibility as a citizen of India at the time crowd movements या large movement। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, बोल दीजिए एक बार। एक भारतीय नागरिक के रूप में, एक भारतीय नागरिक के रूप में आंदोलन के समय अपनी भूमिका बताएं। एक भारतीय नागरिक के रूप में आंदोलन के समय अपनी भूमिका बताएं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इन थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे, बस लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड लिख लीजिए इस पे। Do you agree? Do you agree? Do you agree? The crowd movement always. Do you agree? Crowd movements always
does not designed. Does not designed. Do you agree the crowd movements always does not designed? क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बड़े आंदोलन हमेशा डिजाइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वरूप। हाँ, डिजाइन स्वरूप तो खैर नहीं कह सकते, इंग्लिश में आप समझ रहे हैं ना कि ऑल डिजाइन डिजाइन, हमेशा उन्हें बनाया नहीं जाता, हमेशा उन्हें बनाया नहीं जाता। इंग्लिश में तो समझिए। यस, प्लान। हाँ प्लान, यस, वो प्लान या हमेशा प्लान नहीं होते हैं, मतलब हिंदी में हम बात कर रहे हैं तो हमेशा वो फिक्स नहीं होते हैं, प्लान नहीं होते हैं। क्या आप इस बात से एग्री हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के लिए हो सकता है। तीनों क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डिस्कस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर in the movement area, and second discuss your duty as a citizen of India, and third एक एनडीटीवी पे ऐड आता है हमेशा, है ना, दंगे होते नहीं है, गढ़े जाते हैं, मतलब किए जाते हैं, तो ऐसा है। तो उसी से मुझे लगा कि आगे कभी क्वेश्चन बन सकता है क्या आप, क्योंकि ये जो मूवमेंट था वो डिजाइन नहीं था, हमेशा डिजाइन नहीं होते हैं सारी चीजें, क्योंकि ये बात सही है, जो भी इस मूवमेंट में जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं विद इन 24 आवर। इसलिए मैं आपको क्लियर बताऊंगा, आप लोग मीडिया को भी देख भी रहे होंगे, जो लीडर ऑफ फार्मर हैं उनसे जो कम्युनिकेट हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट वाज बिफोर 24 आवर, है ना, एक दिन से 24 घंटे पहले भी प्लान किया गया था कि कौन सा रूट आपको फॉलो करना है। आफ्टर डिस्कस द लीडर ऑफ फार्मर, उसमें जो और लोग एंट्री किए हैं उन्हें पता भी नहीं था, उन्होंने फॉलो भी नहीं किया, और हमने जस्ट अभी बोला है हमेशा डिजाइन नहीं होते हैं, कई चीजें हैं जो मिस हैपनिंग होती हैं। तो तीनों क्वेश्चन है, इनको आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए। अब मिनिमम वर्ड है 150 मिनिमम, और मैक्सिमम वर्ड है 1000, आप जितना लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे ये सिर्फ है कि हमेशा, फिर आपसे एक क्वेश्चन जस्ट ये भी हो सकता है कि आप सहमत हैं दे आर ऑलवेज डिजाइन्ड, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे जस्ट इंटरव्यू में, जैसा रवीश कुमार जी बार बार बोलते हैं कि दंगे होते नहीं है, गढ़े जाते हैं, तो क्या आप कहां तक प्लान करते हैं? होते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें हैं, इतना तो क्लियर है कि जो लीडर ऑफ फार्मर हैं उनको सबको नहीं पता था कि ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा हुआ है जो विद इन मूवमेंट हुआ है, विद इन डे हुआ है, विद इन आवर हुआ है, ठीक है। तो इसको चीजों को आगे आपको लिखना है, बाकी चीजें देखो एफआईआर होगी, है ना, जो उसमें इस समय क्या है आपको पता है, DDMA लगा हुआ है दिल्ली में, पता है ना, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, अभी दिल्ली में ये लगा हुआ है DDMA। तो इस जितने भी लोग एफआईआर होगी इसके अगेंस्ट होगी। DDMA का मतलब है अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, कोई 5 लोग से ज्यादा इस जगह पे गैदरिंग नहीं करेंगे, और ये भी लगा हुआ था 144 लगा हुआ था, ठीक है। और दूसरी, और जो एक तो इसके तहत आएगा, ये 144 पे आएगा, और उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी की बात हुई है ना, नेशनल सिक्योरिटी की बात है उसके बाद नेक्स्ट चीज यहाँ पे आएगी रेस्पेक्ट, है ना, रेस्पेक्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इस पे भी बात चलेगी। तो ये सारे जो भी पुलिस एफआईआर करेगी इन सभी को मिला के करेगी, सबके साथ इसके अंडर में भी लोग एफआईआर करेंगे, ये भी एक्ट लगाया जाएगा उन पे, ये भी लगाया जाएगा, ये भी लगाया जाएगा, तो जिन लोग जैसे 40 लोगों पे सभी पे होगा।
ठीक है, तो ये बुक है, पुलिस प्रशासन का काम है। सर 39 व्यक्ति पकड़ाया है सर इस लॉ में सर। हाँ, अभी तो पेपर में है ना, आज की स्टार्ट 40 लोगों के FIR किया गया, नोटिस दिया गया फार्मर्स को। ठीक है, तो ये चीज है। देखो, एक मैं आपको फाइनल और क्लियर बताता हूँ कि कुछ लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बीजेपी को बोल रहे हैं, कुछ लोग किसानों को बोल रहे हैं, लेकिन इतना क्लियर है कि गलती हुई है, और गलती 2 लोगों से हुई है। 2 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। पता है कौन कौन? सर फर्स्ट प्रशासन। ठीक है, पहला तो है कि वो लोग वहां पहुंचे क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि चोरी हुई तो क्यों हुई। पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशासन की है। दूसरी उन लोगों सर की जिन है, लोगों ने किया है, जिन लोगों ने किया है वो तो उसके पार्ट है ही नहीं। जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उनकी मिस्टेक है इसमें। अब चाहे गलती समझो, चाहे मिस्टेक समझो, चाहे भूल समझो, चाहे अनदेखी समझो, या उनकी नादानी समझो, या बचपना, कुछ भी कह सकते हैं। जो लोग लीड कर रहे थे, उन्होंने इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, वो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। मतलब अगर हर व्यक्ति फिल्टर होकर उस मूवमेंट में आता हमेशा से, तो ये ऐसा नहीं हो पाता। मूवमेंट में जो आगे वाली लाइन में लोग थे, वो फिल्टर नहीं थे, और फिल्टर करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जो लीडर थे पहले से। तो जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ अगर आप सेकुलर तरीके से बात करोगे तो 2 ही लोगों की जिम्मेदारी है। बाकी चोरी की तो की, अब चाहे बीजेपी ने अपने लोग डाले उसमें, चाहे खालिस्तानी आए, चाहे पाकिस्तानी आए, कोई भी आए, तो वो अलग बात है ना। चोरी हुई तो हुई क्यों? तो आपको, मैं देख रहा था फेसबुक पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें बहुत सारे लोग एक तरफ खड़े हैं, या तो किसानों के साथ है या फिर बीजेपी के साथ है। आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती प्रशासन की है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन पे आप ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो न्यूज है वो है हमारे लीडर हैं, क्या नाम है इनका, हामिद अंसारी साहब। ठीक है, हामिद अंसारी साहब की एक बुक निकाली है। मैं बुक का नाम आपको लिखता हूँ। हम अब इस न्यूज पे आते हैं। ठीक है, इस न्यूज को कवर करेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, इसको देखिए। सर NS मतलब आप जो लिखे थे, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कहने की चूक थी उसमें, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा को उन्होंने खतरा पहुंचाया, तोड़ा उसको। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, ये है बाय मैनी ए हैप्पी, ठीक है, ए हैप्पी एक्सीडेंट। ठीक है, हाँ, ये एक बुक है। ठीक है, हम चलो एक्सीडेंट ही लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये एक बुक है, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, ये बुक है। और ये लिखी है किसने? डॉक्टर हामिद अंसारी। ठीक है, श्री हामिद अंसारी सर ने लिखी है ये। और ये ऑटोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, बायोग्राफी है। किसकी है? हाँ, इसमें देखिए किसकी है ये? फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, हामिद अंसारी साहब, है ना, ऑनरेबल हामिद अंसारी साहब। ठीक है, ये तो ऑनरेबल हामिद अंसारी साहब के द्वारा ये बुक लिखी गई है, और ये ऑटोग्राफी है उनकी। तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है ये क्या है। और क्वेश्चन तो खैर बुक से तो स्टेट वगैरह में बनेगा, जैसे कोई MP है, CG है, UP, इस तरह से
लेकिन अब बात आ गई है कि हामिद अंसारी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो पूछ सकता है। जैसे एक बार शायद मनमोहन सिंह से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, तो इनसे लेके क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। तो हामिद अंसारी साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सर क्या लिखे सर, फार्मर के बाद क्या लिखे सर? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भाई भारत के yes, sir. भूतपूर्व उपराष्ट्रपति। ठीक, अब देखते हैं हम भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, हम हामिद अंसारी साहब के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो पहली बात है हामिद अंसारी जो हैं वो उनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है वेस्ट बंगाल में, है ना, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में उनका जन्म हुआ है। हाँ ठीक है, 1937 ठीक है, कलकत्ता में उनका जन्म हुआ है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत खुशनसीब था इनका कि जिस स्कूल में ये पढ़े थे उसी में बीसी बने। एएमयू में इन्होंने अपनी कॉलेज किया है एएमयू से, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ में है उसमें उन्होंने वहीं से कॉलेज किया, वहीं के बीसी भी बने। तो बीसी बनना चलो ठीक है। क्वेश्चन ये बनेगा इसमें, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द हामिद अंसारी। तो हामिद अंसारी सर के रिलेशन में रेस्पेक्ट में कौन सा सेंटेंस गलत है, तो उसमें लिखना पड़ेगा आपको कौन कौन से उनके अचीवमेंट है। ठीक है, तो अचीवमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहली बात है कि वो IFS है। ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस रहे हैं वो। ठीक है, उसके बाद वो रहे हैं इसमें परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन UN। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन UN में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया इन्होंने है। और ये किया है 19, वैसे चाहे तो लिख सकते हैं कि जरूरत नहीं है कि ज्यादा वर्ड नहीं बढ़ाएंगे, तो रिप्रेजेंट ऑफ, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी बात है कि ही वाज द चेयरमैन ऑफ सर UN क्या है सर? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की तरफ से ये प्रतिनिधि थे। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पहला भारतीय कौन था जो UN में गया था एज ए रिप्रेजेंटेटिव, किसी एग्जाम में पूछा है अभी कुछ दिन पहले, कौन था बता सकते हैं? विजय लक्ष्मी पंडित, है ना, पंडित जवाहरलाल बहन मतलब नेहरू की सिस्टर, मतलब मिस विजय लक्ष्मी पंडित भारत की तरफ से पहला रिप्रेजेंट करने वाली पर्सन है UN में। जैसे अभी शशि थारूर थे कुछ दिन पहले, शशि थारूर थे वहां पे। ठीक है, अभी शायद कौन है, भंडारी कुछ है, तो जो भी है तो हर हमेशा रहता है इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे, और वो IFS ऑफिसर ही होते हैं। तो ये UN के हैं। दूसरी बात है he was as a chairman of minority, है ना, चेयरमैन ऑफ कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी नहीं। ठीक है, माइनॉरिटीज, तो ये ध्यान रखना है। गुड्डू, ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग, तो उसके चेयरमैन रहे। क्वेश्चन बनेगा कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। उसके बाद ही वाज एज ए BC वाइस चांसलर ऑफ AMU, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। वाइस चांसलर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो वाइस चांसलर। ठीक है सर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे। ठीक है, और उसके बाद ये
वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया में, है ना, कब से कब तक, 2007 से 2017 तक, 2007 टू 2017। तो इंडिया में एज ए वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इन्होंने काम किया। तो ये उनके अचीवमेंट है। लास्ट में लिख लीजिए ये जो बुक का नाम था, ठीक है, बुक का नाम यहाँ डाल दीजिए, यानी ऑटोग्राफी जो लिखी है उसके बारे में, है ना, बाय मैनी ए हैप्पी एंड एक्सीडेंट। तो इस बुक का नाम पता नहीं इन्होंने क्यों लिखा है, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। तो अब इसमें बुक में इन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं, ठीक है, मतलब एक छोटी सी बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो इन्होंने इसमें बोला है। तो ये कंट्रोवर्सी में आए थे, आपको पता ही है, ये कंट्रोवर्सी में लास्ट समय ये जा रहे थे तो इन्होंने एक ऐसा सेंटेंस बोल दिया था कि इंडियन मुस्लिम इज नॉट सेफ इन इंडिया, फील सेफ इन इंडिया, ये सेंटेंस था इनका। तो ये काफी कंट्रोवर्सी में आ गए थे। तो प्रॉब्लम ये थी कि लोगों ने ये नहीं सोचा ये बोला किसने, लोगों ने ये सोचा बोला क्या है। अगर लोग ये सोच लेते किसने बोला है तो लोग कम बोलते। लोगों ने सीधे सीधे समझ लिया कि ये जो है नॉन सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, इतने बड़े पद पे होते हुए। तो कई लोगों ने, जो कम पढ़े लिखे लोग थे, बहुत अपोज किया उस समय। लेकिन जो लोग समझते थे ये है क्या, तो उन्होंने नहीं किया। और अभी इन्होंने इसमें एक अभी इन्होंने पेपर में एक जगह उन्होंने जिक्र किया है, मैं आपको दिखाता हूँ एक जगह पेपर में, ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ। इन्होंने एक जगह बोला है कि पेपर में ही कहा है कि एक बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अचानक से विजिट किया इन्होंने, तो एक बार ऐसा इंसिडेंट डिस्कस किया इन्होंने। हालांकि ये करना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बात होती है इंडिया के, अगर आप टॉप पे रह के और किसी हाईली लेवल पे इस तरह से बात करते हो, लेकिन उन्होंने इसको डिस्क्लोज किया है, ठीक है। और ये अच्छा भी है, ऑटोग्राफी का मतलब है जो कुछ लिखा उन्होंने सच लिखा है। मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने क्या लिखा है, क्या बोला है। ये है, देखिए मैं आपके स्क्रीन पे ले चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझिए थोड़ा सा इसको, ज्यादा नहीं। इन्होंने यहाँ डिस्कस किया है अनशेड्यूल्ड मीटिंग, अनशेड्यूल्ड विजिट बाय पीएम, अनशेड्यूल्ड विजिट बाय पीएम। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं उनकी मीटिंग सारी शेड्यूल्ड होती हैं, सारी शेड्यूल होती हैं। और ये पीएम के बारे में मुझे दूसरी बार सुनने को मिला है। एक बार और मिला था, जो उनके जो पीएसओ थे, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे, वो हमारे जानने वाले थे, उन्होंने खुद बोला था कि कहीं अगर प्रेसिडेंट जाने वाले होते हैं या फिर कहीं कोई किसी का विजिट होता है तो जो है हमारे पीएम उसको कैंसिल करा के खुद चले जाते हैं। तो ऐसा पीएम के बारे में इंटरनल पता चला है और इन्होंने आज ये खुल के बोल दिया। इन्होंने बोला अनशेड्यूल्ड, उन्होंने कहा है, समझिए इसको क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड ए अनशेड्यूल्ड विजिट टू हिज राज्यसभा, राज्यसभा में अनशेड्यूल्ड विजिट किया उन्होंने। तो खैर वो कहानी यहाँ पे इन्होंने देखो, फिर यहाँ देखो, इन्होंने कहा ही सेड दैट देयर आर एक्सप्रेशन ऑफ द हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू बट यू आर नॉट हेल्पिंग मी। मतलब हामिद अंसारी साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको बोला कि यू आर नॉट हेल्पिंग मी। तो उन्होंने कहा कि आई सेड दैट माय वर्क इन द राज्यसभा, तो उन्होंने बोला कि मेरा ये तो वर्क है। तो फिर उन्होंने कहा, पीएम ने कहा, व्हाई आर द बिल्स नॉट बीइंग पास्ड इन द दिन, ही आस्क्ड एंड आई रिप्लाइड दैट द लीडर ऑफ हाउस। उन्होंने कहा कि बिल पास क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि बिल पास करना तो लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ पार्लियामेंट का काम है, हमारा तो नहीं है। दैट इज, आप लोग पढ़ना है इसको, इन्होंने लिखा है दैट इज अ सिंपल प्रोसीजर, ठीक है। तो एक चीज और उन्होंने बोली है जो पता नहीं बात कहां तक जाएगी। उन्होंने कहा है, ही सेड, यानी मिस्टर मोदी, व्हेन द सेड राज्य सभा टीवी वाज नॉट फेवरेबल टू द गवर्नमेंट, जो राज्यसभा टीवी है वो गवर्नमेंट के प्रति फेवर नहीं करती। माय रिस्पॉन्स वाज दैट व्हाइल आई हैड ए रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चैनल,
मतलब मैंने ये चैनल एस्टेब्लिश कराया था राज्यसभा टीवी, और वो हमारे लिए हमारे फेवर में नहीं बात करता है। आई हैड नो कंट्रोल ओवर द एडिटोरियल कंटेंट। ये बात पीएम ने बोली है वाइस प्रेसिडेंट से, कि जो आपका चैनल है वो हमने एस्टेब्लिश कराया था, ठीक है। और मुझे लगता है शायद कभी भी हुआ, बीजेपी के टाइम शायद हुआ होगा, तो उन्होंने ये बातें बोली हैं और ये इन्होंने सारी चीजें बुक में लिखी हैं, और ये था उनकी कहानी। अब इसको बाकी पेपर ने नहीं लिखा, इसको दो ही पेपर निकालेंगे, एक तो द हिंदू निकालेगा, दूसरा एनडीटीवी निकालेगा। एनडीटीवी खूब बहुत सारी बहस होगी इस पे, आज तक पे नहीं होगी। सर द हिंदू पे कार्यवाही नहीं होती क्या इन लोगों की? मतलब काफी अच्छे से सारी चीजें कवर कर लेते हैं, मतलब जैसे बाकी लोगों को डर रहता है वैसे। द हिंदू कवर क्या, कई लोग और भी कवर करते हैं, एनडीटीवी कवर करता है, और भी कुछ चैनल हैं कवर करते हैं। देखो एक बताएं आपको हम, एक न्यूज़ तो फिर करता होगा सर। एक होता है निगेटिव पब्लिसिटी। निगेटिव पब्लिसिटी, मान लीजिए कि आज अगर कोई पीएम के बारे में हाईली ऑफिशियली जो चीजें हैं उनके बारे में कोई निगेटिव बोलता है, तो अगर वहां से रिस्पांस आता है तो पब्लिसिटी पीएम की नहीं होती है, पब्लिसिटी उस कैंडिडेट की होती है जो उसके अगेंस्ट बोलता है। तो अब इसमें हिंदू कहेगा भाई हमारी गलती क्या है, हमने उनकी बुक को पढ़ा, मैंने छाप दिया। एनडीटीवी वाले भी यही बोलेंगे। हालांकि मतलब इनडायरेक्ट तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होती है इन लोगों को, आपको पता ही है, एनडीटीवी को बैन करा दिया गया था। खैर कौन छाप रहा है कौन नहीं छाप रहा है, मतलब ये है, मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि दैट Sir, journalism is the fourth pillar of democracy. Journalism is the fourth pillar of democracy. हाँ, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बात तो ठीक है, बट आपको मीडिया का सपोर्ट करना है। क्रिटिसिज्म भी बनता है सर, जब वो क्रिटिसिज्म करेंगे गवर्नमेंट तो तभी तो वो अच्छी अच्छी स्कीम लाएंगे। जब हम गवर्नमेंट के फेवर में बोलेंगे तो फिर पीपल्स के वेलफेयर में कैसे काम होगा? नहीं, वो बात ठीक है कि अपोज करेंगे तब ये काम होगा, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, कुछ चीजें होती हैं जहां गुंजाइश नहीं होती। अगर आप बिल्कुल सेकुलर होकर सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा एज ए पब्लिक सर्वेंट, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि जो हामिद अंसारी साहब ने बातें बोली हैं वो हमें लगता है देर कर दी उन्होंने, है ना, देर कर दी। हाँ सर, हाँ और सर। यस सर। मतलब अब नहीं बोलना चाहिए था यार, मतलब हम पीएम के बारे में बात कर रहे हैं, बात मोदी जी पीएम उससे मतलब नहीं है हमें। मतलब लोगों को बुरा ये लगा कि लाल किला पे तिरंगा की जगह दूसरा फ्लैग क्यों पहुंच गया, ये सबको खराब लगा, क्योंकि वो सबका है। ऐसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी सबके होते हैं, वो चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। तो आप उस लेवल पे जाके चीजों को डिस्क्लोज कर रहे हो बेवजह, अब तो कोई वजह भी नहीं। हम तो तब जानते, आप जैसे उन्होंने बोला था आप रिजाइन कर देते प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से, उसी दिन कर देना चाहिए था आपको, तब तो अच्छा भी लगता। अब आप 17/5/21 5 साल हो गई, पता नहीं 17 में बोला उससे पहले बोला होगा, तो क्योंकि 7 से 17 तक रहे, तो अब ये चीजें डिस्क्लोज होना ठीक नहीं है ना। वही बात है कि इतना सच ना बोलो होठों की मुस्कुराहट चली जाए, तो हमें कुछ चीजों को दबाए रखना ही ठीक है। अब उनका नेचर ही ऐसा, क्या करोगे। लेकिन एक आम आदमी को ऐसा लगेगा, बताओ वाइस प्रेसिडेंट को हड़का रहे हैं पीएम, तो वाइस प्रेसिडेंट का क्या रेस्पेक्ट रह जाएगा, क्या क्या राज्यसभा चेयरमैन का रेस्पेक्ट रह जाएगा, फिर क्या डेमोक्रेसी रह जाएगी। तो कुछ चीजें दबी रहे वही तो ये भी तो समझ आएगा ना कि कोई एक सिंगल पर्सन पूरी गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहता है अपने हिसाब से, तो कहीं ना कहीं जो लोग पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं उनको तो समझ में आएगा। नहीं, तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम तो कह ही रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला था अगले दिन शाम को ये जो है कॉन्फ्रेंस बुलाते और ये बोलते कि हम रिजाइन कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट से, और रीजन बता देते, वहां से चले जाते छोड़ के। मैं ये भी तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिसका सम्मान सबकी नजर में है, पूरे देश की नजर में है, उस पद का ध्यान रखना पड़ता है आपको प्रशासन में, है ना, आपको प्रशासन में।
ये चीज हुई। यस सर, बट रिजाइन क्यों करते सर? ये गलत था ना, उन्हें लगा कि ये गलत है, तो अभी बताने की क्या जरूरत थी? अभी बताने से चीजें और बिगड़ जाएंगी, अभी बताने से बिगड़ जाएंगी, ये चीज है। नहीं तो इन्होंने बताना भी ठीक है, लेकिन उस समय करते तो ज्यादा अच्छा रहता। उस समय बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं बताई जाती, कुछ चीजों को दबा रहना ही ठीक है। आपको पता है, जब मिसेस गांधी की हत्या हुई थी तो सुबह 9 बजे उनकी डेथ हो गई थी, मतलब 11 बजे डॉक्टर ने अनाउंसमेंट कर दिया था, और 6 बजे तक जनता को नहीं बताया गया था। जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, हमें गोली लगी थी 1984 में, तो 6 बजे तक किसी को बताया नहीं गया था कि इंदिरा जी की डेथ हो गई है। जब राजीव गांधी दिल्ली आ गए तब बताया गया, क्योंकि ऐसा नहीं था कि सरकार छिपाना चाह रही थी, सरकार तो थी नहीं उस समय, क्योंकि वो खत्म हो चुके थे। तो यही चीज थी, क्योंकि पता अगर हमने बता दिया तो जनता भड़क जाएगी, जनता भड़क जाएगी। तो कुछ न्यूज ऐसी होती हैं। खैर, आपको एज ए ये क्वेश्चन आपके बन सकता है 4th पेपर में, ठीक है? तो ये था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉपिक ज्यादा नहीं थे हमारे हिंदू पेपर में, लेकिन जो भी टॉपिक आए हैं सारे फर्स्ट पेज पे ही आ गए हैं आज, ठीक है? फर्स्ट पेज पे देखते हैं। लेकिन ये है कि हामिद अंसारी साहब का सम्मान बहुत बड़ा है, नाम बहुत बड़ा है, और इसलिए लोग सुनते हैं उनको जो वो बोलते हैं। यस सर। आज भी आपको लग नहीं रहे हैं वो 82 के हैं, बहुत एक्टिव हैं। अब 18 अपोजिशन पार्टीज टू बॉयकॉट प्रेसिडेंट्स एड्रेस, तो यहां से चीजें बनेगी आपको। देखो ये क्या है, यहाँ पे 2 बातें समझना है इसमें, कि प्रेसिडेंट एड्रेस क्या होता है और ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है, बजट सेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं कह रहा था जैसे ये न्यूज है आपके पेपर में आज ज्वाइंट सिटिंग वाली, और इसमें बॉयकॉट किया है प्रेस को 18। देखिए अभी क्या हुआ है कि प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को एड्रेस किया है, आज सुबह कर रहे थे, आपने न्यूज में देखा होगा, लाइव चल रहा था, और उसमें जो 18 पार्टीज हैं उन्होंने बॉयकॉट किया है, ठीक है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रेसिडेंट एड्रेस का बॉयकॉट करना सही या गलत? 2 बातें। पहली बात कि जो एक तो होता है बॉयकॉट ऑफ द सेशन, एक होता है बॉयकॉट ऑफ प्रेसिडेंट एड्रेस, दोनों बहुत फर्क होता है ना? बॉयकॉट को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे? बहिष्कार, है ना? राष्ट्रपति अभिभाषण का बहिष्कार किया, ठीक है? तो मैं आपको सीधी बताऊं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली समझेंगे तो जो बॉयकॉट किया गया है प्रेसिडेंट का, वो मॉरली ठीक नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो सरकार के नहीं बल्कि देश के मुखिया हैं, हेड हैं। मेरी बात ध्यान समझिएगा। अगर आपसे एक लाइन में कोई पूछेगा क्लियर, बिना घुमाए फिराए, कि दैट इज राइट या रॉन्ग, तो आपको बोलना है कि ये गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं वो देश के प्रमुख हैं, देश के राजा हैं, उनके संबोधन का बहिष्कार करना जो कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संविधान का असम्मान करना है, डिसरेस्पेक्ट करना है, पहली बात। दूसरी चीज, जिन लोगों ने बॉयकॉट किया है, अब उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो भी पार्टी के हैं, और प्रेसिडेंट इतना कुछ हो रहा है, ये जो रोड पे किसानों पर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी फेंका जा रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, या जो बिल हैं वो गलत है, तो प्रेसिडेंट को चाहिए कि ये बिल खारिज करें, ठीक है?
तो ये उन लोगों का कहना है जो बायकॉट किया है। ठीक, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो रूलिंग में होता है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, जो रूलिंग में होता है उसके पास गलत करने के चांस बहुत कम होते हैं। ये बात आप समझ लेना, जो रूलिंग में होता है। और लोग अक्सर सोचते क्या है कि जो रूलिंग में उसके पास ज्यादा गलत करने के चांस है। नहीं, जो रूलिंग में उसके पास सबसे कम गलत करने के चांस है। आज मैं लोगों की बातें सुन रहा था, जैसे जो आम आदमी पार्टी के हैं वो, ठीक, राज्यसभा मेंबर, तो वो कह रहे थे कि राष्ट्रपति तुरंत खारिज करे। आप भी जानते हो क्या राष्ट्रपति के हाथ में बिल का खारिज करना संभव है? ये सब नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। पॉसिबल ही नहीं कर ठीक है। सकते। और संजय सिंह थे राज्यसभा के मेंबर आम आदमी पार्टी के, राष्ट्रपति खारिज करें, राष्ट्रपति रोकें, तो आप बताइए क्या राष्ट्रपति इन सब चीजों को रोक सकते हैं? तो जो ये लोग कह रहे हैं वो कितना सही है और वो कितने सक्षम है ये सब करने में। ना तो राष्ट्रपति बिल को खारिज कर सकते हैं और ना ही प्रेसिडेंट जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसको रोक सकते हैं। उसका काम है डिफेंस, उसका काम है होम मिनिस्ट्री का, बाकी काम है प्राइम मिनिस्टर का, उसके बाद काम है पार्लियामेंट का, है ना। अब वो तो नहीं है कि एक लाइन में पेपर उठाएंगे और उसको खारिज कर देंगे, नहीं ये गलत हो गया। जनता को जो चीजें दिखाई जाती हैं वो दिखाई जाती हैं जो संभव नहीं होती। हम और आप सब लोग जानते हो कि ये एक दिन का काम नहीं है, पर ये जो वापस लेना बिल को, क्योंकि बिल का सर वो भी तो जानते हैं। हाँ, वो भी जानते हैं बिल को वापस फिर लेने का, हाँ, बिल को वापस लेने का मतलब है कि बिल को नए तरीके से पारित करवाना है। ध्यान दीजिए इस चीज को, बिल को वापस लेने का मतलब है बिल को नए तरीके से पारित करवाना है। तो दैट विल बी द सेम प्रोसीजर होगा, खारिज नहीं होता है, वो चेंज होता है और चेंज के लिए फिर नया तरीका अपनाना पड़ेगा। उसमें सारी चीजें वही होंगी जो पहले हुई हैं। तो दैट इज नॉट एक्ट एज ए मूवमेंट, एज ए डे, एज ए पर्सन, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। खैर वो सब सारी बातें हैं। तो संवैधानिक तौर पे किसी भी चीज का मतलब, जैसे कहते हैं जन गण मन, कोई नहीं कह सकता इसको नहीं गाना चाहिए, ठीक है, कोई नहीं कह सकता। राष्ट्रीय गान है, उसको गाना चाहिए। उसी तरह से प्रेसिडेंट है, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। प्रेसिडेंट है, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी जी के साथ केस हुआ था, आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में, जब 23 जनवरी को क्या हुआ था, कोई बताएंगे क्या हुआ कलकत्ता में? किसी ने सुना? नहीं सुना। 23 जनवरी को जो पराक्रम दिवस था उसमें प्रेसिडेंट गए अचानक से, वो भी अनशेड्यूल था, सॉरी प्राइम मिनिस्टर गए, कोई शेड्यूल नहीं था। ये ममता जी ने बोला भी था, अचानक से वो एक दिन पहले उन्होंने बोला और वो पहुंच गए पीएम। तो वहां पे हुआ क्या कि जैसे ही ममता बनर्जी स्टेज की तरफ बढ़ी, जैसे ही ममता बनर्जी स्टेज की तरफ बढ़ी, पीछे से लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए। जो लोग पीएम के आसपास बैठे हुए थे, वॉलेंटियर कह सकते हैं, लीडर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए। और ममता बनर्जी सिर्फ 35 सेकंड बोली है वहां पे, 37 सेकंड, 37 सेकंड बोली हैं और वहां से चली आई। उन्होंने बोला है कि ये इंग्लिश में उन्होंने बोला था कि ये बहुत गलत है कि आप बुला के किसी का अपमान करते हो, दैट इज नॉट गुड, ये आपने गलत किया है, सीधे पीएम को बोला उन्होंने। तो उन्होंने गुस्सा दिखाया इस चीज पे कि भाई बीजेपी जय श्री राम ठीक है, सरकार जय श्री राम तो नहीं है। तो उन्होंने बोला दैट इज नॉट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट। तो गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट में पॉलिटिकल चीजें नहीं होनी चाहिए। अब आप आपको ये सब चीजों पे ध्यान रखिए। ये 23 जनवरी की बात है, कलकत्ता में पीएम गए थे और पीएम के पास में बैठी थी ममता जी। तो जैसे वो उठ की चली, नारेबाजी होना शुरू हो गई। तो ये सारे टॉपिक आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि क्या ये सही था? ये बिल्कुल सही नहीं था। क्या
पीएम को ये नॉलेज नहीं होगा कि जब ये उठेंगी तो ये अनाउंसमेंट, तो ये लोग जय श्री राम के नारे बोलेंगे? क्या इन लोगों की हिम्मत थी कि पीएम अगर पहले से बोल देते कि कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं होता? तो कहीं ना कहीं पीएम की सहमति थी उसमें, मोदी जी की सहमति थी। यस सर, तो ये गलत, बिना उनको बताए बोल सके ऐसा तो नहीं हो सकता सर, हिम्मत ही नहीं है किसी की। हो ही नहीं सकता। और ये पहली बार नहीं है, ममता जी कई बार जय श्री राम पे भड़की हैं, कई बार, आपने पता ही होगा। तो पता नहीं जो भी हो, वो क्या जय हिंद बोलती हैं और जय बंगला बोलती हैं, 2 सेंटेंस बोलती हैं वो। तो जय श्री राम कोई ना तो संवैधानिक नारा है, ना कोई भारत का नारा है, वो एक कल्चरल ग्रुप का एक नारा है, उनको लगाइए, है ना। अब पूरे आप सोचोगे कि जनगण मन से पहले जय श्री राम बोलोगे तो ये तो गलत है, नॉट राइट। तो इसी तरह से है। तो ये सारे इवेंट आप लोग देखा कीजिए। तो एक अभी जो प्रेसिडेंट एड्रेस किए हैं, जो प्रेसिडेंट एड्रेस, हाँ प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, और किसको, बजट सेशन को, है ना, बजट सेशन को प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, बजट सेशन को, ठीक है। और बजट सेशन जो है वो फर्स्ट सेशन होता है, फर्स्ट सेशन ऑफ ईयर, फर्स्ट सेशन ऑफ ईयर, है ना, फर्स्ट पार्लियामेंट सेशन ऑफ ईयर, ये पहला सेशन होता है। और ये जो है ज्वाइंट सेटिंग होती है, ये भी ध्यान रखना, ये ज्वाइंट सेटिंग होती है, यानी संयुक्त सत्र होता है। ये कैसे लिखेंगे, हाँ संयुक्त सत्र, ठीक है, ये संयुक्त सत्र होता है। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखना है कि जो कभी भी पीएम एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को, तो हमेशा ज्वाइंट सिटिंग होती है, ठीक है। तो पीएम एड्रेस का मतलब है दैट इज द एड्रेस ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, नॉट प्रेसिडेंट। हाँ, मतलब हेड ऑफ स्टेट मतलब ये देश के मुखिया का संबोधन होता है, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, पहली बात। क्योंकि आपने देखा होगा कि अपोजिशन वाले भी राष्ट्रपति के पास जाते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो एड्रेस है दैट इज द एड्रेस ऑफ हेड ऑफ स्टेट, यानी कह सकते हैं राजा है हमारे देश का, उसका है, वो सबका है, ये चीज है। तो इसका हमेशा रेस्पेक्ट होना चाहिए। आप किसी भी पार्टी को हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सभी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, सभी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, ठीक। तो दूसरी थी बजट सेशन। तो कई बार आता है कि बजट सेशन क्यों करते हैं प्रेसिडेंट एड्रेस? तो रियल में बजट सेशन नहीं करते हैं, साल का पहला सेशन एड्रेस करते हैं, और वो गलती से जो पहला सेशन होता है बजट सेशन ही होता है, गलती से वो पहला सेशन होता है बजट सेशन होता है। तो कभी क्वेश्चन बनेगा आपको कि हाँ, एड्रेस ऑफ बजट सेशन इज अ राइट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नहीं, बजट सेशन को एड्रेस करने का राइट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, उनका राइट है फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, जो पहला सेशन होता है उसको वो एड्रेस करते हैं, और वही बजट सेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो फर्स्ट सेशन वो एड्रेस करते हैं, और फर्स्ट सेशन हमेशा से ही बजट सेशन होता है ना। तो ज्वाइंट सिटिंग, अच्छा ज्वाइंट सिटिंग के बारे में सबको पता है आपको। देखो 2 चीज हमें समझना है, हमारे पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, मतलब बिल्डिंग के 3 पार्ट हैं। एक पार्ट वो है जो राज्यसभा है, एक पार्ट वो है जहां लोकसभा है, और एक पार्ट वो है जहां पे सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट है। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। खैर अब तो बंद हो गया है, शायद जनता के लिए खोला जाएगा कुछ दिन बाद। तो कभी आप जाने का मौका मिले वहां पे, तो आप देखेंगे जो ज्वाइंट सेशन होता है वो सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में होता है। इसको नोट करके एक बार लिख लीजिए, ज्वाइंट सेशन ऑलवेज हेल्ड द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट। जो सेंट्रल हॉल होता है दोनों के बीच में, वहां पर ज्वाइंट सेशन होता है। ना ज्वाइंट सेशन लोकसभा में होता है ना राज्यसभा में होता है।
और बाकी चीजें आपको पता ही है कि ज्वाइंट सेशन को कॉल कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ज्वाइंट सेशन का चेयरमैन कौन होता है या हेड कौन, मतलब कह सकते हैं इसको, प्रेसिडेंट कौन होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ज्वाइंट सेशन का जो अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो कभी भी होगा, लेकिन वो तभी बुलाया जाएगा जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको कॉल करेंगे। दो समय, खासकर ज्वाइंट सेशन 2 समय बुलाया जाता है। एक तो इस समय जहां पर फर्स्ट सेशन को एड्रेस करना होता है तब, और दूसरा अगर कोई जनरल बिल है, सामान्य बिल, उस समय, ठीक है। ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे ज्वाइंट सेशन होता है और ना ही मनी बिल पे ज्वाइंट सेशन होता है। 3 तरह के बिल होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल, दूसरा धन विधेयक और तीसरा सामान्य विधेयक। तो 3 प्रकार के बिल होते हैं। 3 में ज्वाइंट सेशन के सिर्फ एक पे बुलाया जाता है, सामान्य विधेयक पे, और उसके अलावा जो पहला सेशन होता है तब बुलाया जाता है। क्लियर है सभी को? तो अब आपको, अब किसी सर कहाँ होता है बताया आप? सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल होता है वहां पे। यस गुड्डू। सर लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है बजट। कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन बजट शब्द नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट। देखिए स्टेटमेंट। मैं आपको बता, हाँ अभी बात करेंगे बजट पे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट शब्द नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है, बजट की बात कर लेते हैं। तो बजट से पहले हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे। प्रेसिडेंट एड्रेस समझ गए आप लोग, तो इकोनॉमिक सर्वे की बात कर लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है, आर्थिक समीक्षा क्या है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे है क्या? इकोनॉमिक सर्वे इज ए ऑफिशियल डेटा या ऑफिशियल एनुअल डॉक्यूमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो लिख लीजिए, economic survey is a official annual document of Ministry of Finance। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय का आधिकारिक दस्तावेज है, ठीक है। तो क्या है ये? ऑफिशियल एनुअल डॉक्यूमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हिंदी में सर, वित्त मंत्रालय का आधिकारिक दस्तावेज होता है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय का आर्थिक दस्तावेज होता है, ठीक है। और ये कौन रेडी करता है? सर ये प्रीवियस ईयर का होता है, हाँ प्रीवियस ईयर का होता है, इस ईयर का होता है। प्रीवियस ईयर का डेटा होता है, एनालिटिकल डेटा है लास्ट ईयर का। दैट इज एनालिटिकल डेटा ऑफ लास्ट ईयर, पिछले वर्ष का ये पिछले वर्ष का दस्तावेज है ये, लास्ट ईयर का, ठीक है। और इसको 2 लोग तैयार करते हैं। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और वित्त मंत्रालय तैयार करता है। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर। इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी थोड़ा बहुत टफ है इनकी। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, और किसके अंडरशिप में होता है, किसके अंडर में होता है ये? तो वो है इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो लिख लीजिए कौन है ये? इकोनॉमिक
चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक सलाहकार, इनके अंडर में होता है चीफ सीईए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। उनके जब इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होता है तो फाइनल में साइन उन्हीं के नीचे होते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार, उसके अंडर में होता है। और ये जो है, ये जो सीईए होता है, ये जो होते हैं वो होते हैं IES, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। ये IRS नहीं होते, ध्यान रखना, ये IES होते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। अच्छा, अभी कौन है, चलिए मैं आपको फोटो दिखाता हूं उनका। फोटो इसलिए दिखाऊंगा शायद कुछ आपको इंस्पिरेशन मिलेगा उनको देख के, ठीक है। कैसे मिलेगा वो आपको समझ जाएंगे कि क्यों मैंने वो दिखाया फोटो उनका, ठीक है। वैसे ज्यादातर लोग एक दो को तो नाम पता ही होगा उनका, फिर भी फोटो देखिए तो आपको कुछ से शायद कुछ समझ पाए। एक मिनट में दिखाता हूं अभी। डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ, ठीक है। हाँ अभी बस 2 सेकंड इंतजार कर लीजिए अभी। हाँ ठीक है, अब दिखाते हैं आपको फोटो उनका, तो शायद कुछ आप देख के अच्छा लगे। इतनी कम उम्र होते हुए भी ये सबसे ऊपर पद पे हैं। ये हैं, समझ गए क्यों दिखाया मैंने, आप समझ सकते हो। ये कोई 65 साल का बुढ़े, 65 साल के बुढ़े नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि इतनी कम एज में और इतने बड़े पद पे, ठीक। तो ये हैं अभी भारत के डॉक्टर कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। तो आप समझ सकते हो, हम लोगों के बाल सफेद, इनका एक भी नहीं है, कोई कोई हो गया होगा। तो ये है, ठीक है। तो खैर हम लोग, ये इकोनॉमिक सर्वे है, ऑफिशियल एनुअल एनालिटिकल डेटा गवर्नमेंट का है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा होता है। और बाकी जब समरी जब आएगा, जब अभी तो आया नहीं है, शायद 1-2 दिन में आ जाएगा, बजट से पहले ही आएगा ये। तो ये जो है इकोनॉमिक सर्वे पहली बार 1950 में आया था, पहली बार 1950 में, ठीक है, 1950 में आया था पहली बार। उसके बाद 2015 से इसको 2 पार्ट में कर दिया गया। इकोनॉमिक सर्वे को 2015 से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। और ये पहले बजट के साथ आता था, लेकिन आफ्टर 1960 के बाद ये अलग आना शुरू कर दिया। कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा समरी में समझा दे रहा हूं मैं, कभी बनेगा तो यही समझ लेना कि इसका इकोनॉमिक सर्वे का मेन पर्पस ये होता है कि जो हमने लास्ट ईयर टारगेट फिक्स किए थे, है ना, वो अचीव हुए या नहीं हुए। अगर नहीं हुए हैं तो गवर्नमेंट फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। और ये आपके इकोनॉमिक सर्वे से यूपीएससी प्रीलिम्स में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। मैं कोशिश ये करूंगा आपके द हिंदू क्लास में उसको चैप्टर वाइज करवा दूं, भले मैं 1 या 2 मतलब एक चैप्टर में 2-3 दिन ले लूं, लेकिन मैं डेली कुछ उससे मैटर में लूंगा। एक बार आ जाने दीजिए। और बजट से सर, बजट से क्वेश्चन सर, बजट से 1-2 रहता है, इकोनॉमिक सर्वे से ज्यादा रहते हैं। यस सर। हाँ, बजट से क्या होता है, बजट से शब्दावली रहती है, वोकैब रहता है, इससे क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है, वो हम आपको इसी क्लास में करवा देंगे, क्योंकि वो 11-12 चैप्टर होंगे, तो समरी टाइप में हम इसी में करवा देंगे।
हाँ, बस आपको उसका पीडीएफ फाइल में नोट्स मिल जाएगा फाइनल, जब भी पूरा हो जाएगा। लेकिन क्लास में अलग से क्लास नहीं करवाएंगे उसकी, इसी में करवा देंगे। लेकिन वो आप ये समझिए, एक बार अगर आपने सर्वे अच्छे कर लिया तो 5 साल तक आपका काम आता है एक सर्वे, क्योंकि उसमें सारे चैप्टर दिए रहते हैं, मतलब बेसिक बहुत कुछ इकोनॉमी रहता है उसमें। अब एक बार आपने सर्वे कर लिया तो 4-5 साल तक वो काम करता है। ठीक है, ये है। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं आगे इन टॉपिक के बाद, और कल क्लास रहेगी हम लोगों की। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता दीजिए, बिना क्लास को रोके यहीं पर। नो सर। सर आप 2015 के बाद इसके 2 पार्ट हो गए थे। हाँ, 2015 से 2 पार्ट हो गए, अभी 2 पार्ट ही आ रहे हैं इसके, एक पार्ट पहले आ जाता है, एक बाद के आता है, ये है। ठीक है।